बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट से मैं इरफान जमशेद मुखातिब हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की प्लेलिस्ट में आज हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट चार्ज इन ए कंटिन्यूअस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर कंटिन्यूअस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें। और ये उसी की कंटिन्यूएशन में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक कंटिन्यूअस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आपने चार्ज को मालूम करना है तो हम रियल एक प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और उस प्रॉब्लम में हम कैलकुलेट करेंगे उस चार्ज को। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ क्या पेश की गई है। हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि हमें इवैल्यूएट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल को और वी फाइंड द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन अ 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम शोन इन द फिगर। तो ये हम फिगर भी हमारे पास आ गई है। तो यहाँ सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बीम की शेप में है और उस इलेक्ट्रॉन बीम की कुछ लिमिटेड जो पोर्शन है उसमें हमें चार्ज को मेजर करने का कहा गया है। ठीक है, मैं इसको पॉइंटर लेजर वाला ऑन करता हूँ, इससे आपको बेहतर नजर आएगा। तो हमारे पास जो चीज़ें पिक्चर के मुताबिक फिगर के मुताबिक जो दी गई हैं वो एक तो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी जो है वो दे दी गई है। उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे मौजूद है -5 इंटू ई रेस्ट पर -10 रेस्ट पर 5 रोजी और ये माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब में है ये वैल्यू। तो हमें जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो गिवन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब आप चार्ज को मेजर करते हैं तो आपको दो बातों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आपको पता हो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो वो हमें पता चल गई है, वो हमें गिवन है। दूसरा ये कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ जो है वो रिलेट करती है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन बीम को देखें तो उस हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन बीम की जो शेप है वो हमें जो है वो इस पिक्चर के हिसाब से जो मालूम होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप मालूम होती है क्योंकि इसमें रो की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। अगर ये रो की वैल्यू जो है वो कम होती तो फिर हम इसको एक लाइन इंटीग्रल के तौर पर ले सकते थे, लेकिन अब क्योंकि इसकी एक मोटाई है यानी इसका एक रेडियस है, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का एक तरह से आप इसको रेडियस ही बोल सकते हैं जो है वो 1 सेंटीमीटर है या उसको मीटर में बोलें तो 0.01 मीटर है। तो 1 सेंटीमीटर रो की वैल्यू है और इसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक है। तो इसका मतलब है कि इसकी अपनी टोटल हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा जी एक्सिस में ये 2 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है वो जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनको देखते हुए हमें बेसिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मिला है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें रो की वैल्यू भी बता दी गई है कि रो की वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर है। हमें जी की वैल्यू भी बता दी गई है कि जी की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर मींस 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। और अगर यहाँ पे फाई की बात की जाए तो फाई क्योंकि ये पूरे का पूरा जो है कंप्लीट कह सकते हैं आपका सिलेंडर जो है अपनी शेप में मुकम्मल है, तो लिहाजा ये पूरी की पूरी 2 पाई जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन इस पे अप्लाई हो सकती है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं दोबारा से पिक्चर को आप अपने माइंड में रखिएगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें चार्ज डेंसिटी बताई गई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो मैंने सबसे पहले यहाँ लिखी है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद ये है कि अब हमें जो है वो बेसिकली वॉल्यूम डिफरेंशियल हमें देखना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, उसकी क्या इक्वेशन हो सकती है। तो ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताई थी
ये Q के लिए अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये इक्वेशन होगी, जिसमें आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल होगा और आपको तीनों कंपोनेंट्स मीन रो, फाई और जी के हिसाब से आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के मुताबिक हमें इस इक्वेशन से Q मालूम करना है इसकी मदद से, और हमें रो V की वैल्यू जो ये गिवन है, तो आइए इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और फिर एक करके इंटीग्रेट करते हैं इसको। देखें हमने यहाँ पे जो है रो v की वैल्यू भी ना सिर्फ पुट कर दी है, बल्कि हमने रो फाई और जी तीनों की लिमिट्स भी पुट कर दी हैं। तो आप हैरान होंगे कि ये लिमिट्स कैसे पुट की गई हैं। तो आप ये सबसे पहले जो है वो जी की वैल्यू पुट की गई है। इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, इसमें कोई तरतीब का एक मखसूस होना ज़रूरी नहीं है। तो जी की वैल्यू आपको पता है वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की लिमिट थी। तो लिहाजा 2 सेंटीमीटर को आप 0.02 लिखें, क्योंकि हम मीटर के हिसाब से लिखेंगे तो लिहाजा ये 0.02 या बेसिकली मीटर बन जाता है। तो 0.02 से लेकर 0.04 जो है वो जी कंपोनेंट की जो है वैल्यू है। और अगर हम बात करें फाई की, तो फाई की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक की लिमिट है। और इसी तरह से अगर हम लिमिट अप्लाई करें रो के हवाले से, तो आपको पता है रो जो है वो 1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू थी, तो लिहाजा 0 से लेकर 0.01 मीटर जो है इसकी अब ये लिमिट हो जाएगी। इसी तरह से आपने देखा है कि वैल्यू जो है हमें जो रो वी की वैल्यू गिवन थी वो माइक्रो कॉलम थी, लिहाजा माइक्रो को भी हमने यहाँ पे 10⁻⁻6 के तौर पर एडजस्ट कर लिया है। लिहाजा हमने अपनी सारी यूनिट्स को एसआई बेसिक यूनिट्स में ले आए। ठीक है, बाकी हमने ये वैल्यू पुट करने के बाद रो फाई जी डी फाई डी थीटा और डी जेड हमने यहाँ पुट कर दिया है। एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो जो क्या कहते हैं जो रो की वैल्यू है, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें एक मिस्टेक थी, मैंने इसको करेक्ट किया है कि यहाँ पे जब हम रो वी इंटू डी वी करते हैं तो इस डी वी में रो डी फाई डी जेड के साथ रो भी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये गलती जो है मैं दूसरी वीडियो में भी करेक्ट किए देता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम में जब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं सिर्फ जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डी एक्स डी वाई डी जेड आते हैं, वगरना क्योंकि डी फाई जो होती है ये बेसिकली डी रो और डी जेड लेंथ्स होती हैं, लेकिन डी फाई लेंथ नहीं होती, ये एंगल होता है। लिहाजा रो डी फाई एक लेंथ बन जाती है, लिहाजा ये तीनों लेंथ्स का जो मल्टीपल होता है वो आपको पता है वॉल्यूम बन जाता है। सो डी फाई के साथ रो भी आती है, या आप डी फाई के साथ भी लिख सकते हैं, या जहां भी आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। तो लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हमने क्या किया है लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं तीनों के, और साथ में जो है वो इक्वेशन में हम ये वैल्यू भी रो वी की हमने पुट कर दी है। अब हम जो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंटीग्रेट किसके हिसाब से करना चाहिए जो हमें ज़्यादा इजी लगे। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें हमारे लिए ज़्यादा आसान ये है हम फाई के एतबार से इंटीग्रेट करें। किस एतबार से सबसे पहले इंटीग्रेट करना चाहिए, इस चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो उसका जो है वो अ, उसके लिए ट्रिक यही है कि जिस कंपोनेंट की सबसे कम इन्वॉल्वमेंट हो इस इक्वेशन के अंदर। अगर आप देखें तो इस इक्वेशन के अंदर जो है वो e की पावर में रो भी मौजूद है और इसी तरह e की पावर में z भी मौजूद है। लेकिन आप गौर करें तो यहाँ फाई कहीं पे भी नहीं है। तो अगर कोई चीज़ मौजूद ना हो तो उसके एतबार वो ज़्यादा आसानी से एलिमिनेट हो जाती है। तो लिहाजा हम सबसे पहले फाई के एतबार से इंटीग्रेट करेंगे, और फाई के एतबार से अगर देखें तो यहाँ फाई मौजूद नहीं है। लिहाजा सिंपली जो है हम क्या करेंगे, इसमें वो लिमिट्स उसमें पुट कर देंगे, और अगर आप लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या होगा कि एक दफ़ा जो है इस इक्वेशन के साथ जो है वो ये इक्वेशन 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगी और दूसरी दफ़ा -0 के साथ। तो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो टर्म वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ 2 पाई वाली टर्म रह जाएगी। तो लिहाजा 2 पाई के साथ जो है ये जो इक्वेशन है मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 5 है ये 10 हो जाएगा। तो लिहाजा अब 10 रेज़ पावर जो पहले 6 थी वो 10 रेज़ पावर 5 तक महदूद हो जाएगी। ठीक है, और साथ में जो पाई है देखें वो इक्वेशन का वो भी हिस्सा बन जाएगी। बाकी इक्वेशन जो है वो एज़ इट इज़ रहेगी, और यहाँ से
डी फाई का खात्मा हमने कर दिया है, डी फाई यहाँ से भी खत्म हो गया है और इधर से वो लिमिट उसकी इंटीग्रल भी खत्म हो गया है। अब हम इसके बाद क्या आगे बढ़ेंगे मजीद, इसको देखें, दोबारा से लिखा है ताकि आपको आसानी रहे। अब हम विद रिस्पेक्ट टू z जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, z के एतबार से इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं कि हमारे साथ क्या सिचुएशन पेश आती है। तो z के एतबार से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा क्या कि जो भी z के अलावा e की पावर है वो पावर जो है वो डिवीजन में भी उसके साथ आ जाएगी। तो लिहाजा e की पावर जो है वो उसके साथ जो है -10⁵ है, तो लिहाजा -10⁵ बल्कि -5 जो है वो यहाँ पे इसके साथ ऐसे आ जाएगा। तो ये हमने जब इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू z, तो जो भी z के साथ अलावा जो बाकी वैल्यू थी -10⁵ रो, -10⁵ रो जो है वो इसमें डिवीजन में आ गई है, ठीक है। तो बाकी जो है इक्वेशन एज इट इज़ हमने जो लिमिट्स हैं अभी बाहर रखी हैं, अब हमें दोनों लिमिट्स अप्लाई करनी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ दोनों 0.04 और 0.02 इसमें पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो है वो पुट करेंगे 0.04 और उसके बाद माइनस करके दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। तो आप इसको जो है वो -10⁵ को, या अगर ये 10⁵ को अगर आप ऊपर ले जाएँ, तो ये ऊपर ये जो 5 है ऊपर जाके 10 हो सकता है, तो -10⁻10 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं सारी सिचुएशन में, जिस तरह से आपको सूट करे। तो यहाँ पहले स्टेप में जो है मैंने 10⁻5 को कॉमन लिया है, 10⁻5 और ये वाला मैंने यहाँ रहने दिया है। आप एक ही दफ़ा भी इसको कर सकते हैं। साथ में बाकी क्या हुआ है, बाकी e⁻10⁵ रो और यहाँ z की वैल्यू पुट कर दी गई है। तो z की वैल्यू पहले 4 पुट की गई है, फिर माइनस करके सारी इक्वेशन में यहाँ 0.02 पुट की गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए नई सूरत हाल क्या पैदा होती है। तो अब हमने ये क्या किया है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि ये जो हमारा इक्वेशन में हमारे पास यहाँ 10⁵ था, अगर आप 10⁵ को यहाँ बाहर कॉमन ले लें, तो नीचे ये 10⁵ होगा, ऊपर जाके 10⁻5 हो जाएगा। पहले से -5 मौजूद है, एक और -5, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है अगर आप इसको सॉल्व करें 0.04 को मल्टीप्लाई करें 10⁵ के साथ, तो ये कितना वैल्यू बनेगी ये, और इसी तरह से ये क्या बनेगी ये हम देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, -10⁻10 हो गया है कॉमन, पाई भी साथ आ गया है, और अब ये जो वैल्यू है इस स्टेप में सॉल्व नहीं हुई, हम अगले स्टेप में देखते हैं। ये वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो है -2000 रो और इसी तरह से -4000 रो, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो मुख्तसर होके यहाँ तक रह गई है। माज़रत से यहाँ इसके साथ जो है वो डी रो भी आता है, जो यहाँ लिखना शायद मिस हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको विद रिस्पेक्ट टू रो जो है वो अब हम इंटीग्रेट करेंगे, बल्कि हम इसमें ये रो पुट कर लेते हैं। दैट्स गुड। अब ये ठीक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब सिर्फ इसमें एक ही कंपोनेंट बाकी है और वो क्या है, रो। हम विद रिस्पेक्ट टू रो जो है अब इसको करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, और जब विद रिस्पेक्ट टू रो इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वही मामला पेश आएगा। वो क्या, जैसे पहले आया था, तो पहले क्या था, जी के अलावा जो पावर थी वो उससे डिवाइड हो गया था, लिहाजा रो के अलावा क्या बचा पीछे, सिर्फ -2000, तो लिहाजा माइनस सॉरी -2000 जो है उससे डिवाइड हो जाएगा, बाकी ई की जो पावर है वो वैसी की वैसी रहेगी, और इसी तरह से यहाँ पे -4000 से ये डिवाइड हो जाएगा। और अभी हम लिमिट्स जो है उसकी वैल्यूज लिमिट्स अप्लाई नहीं की, अगले स्टेप में जाके हम जो है वो लिमिट्स अप्लाई करते हैं। जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर है अब ये दो एक दफ़ा तो हमें 0.01 अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर माइनस, फिर हमें दूसरी ज़ीरो लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो ही ऑप्शन है, 0.01 और 0। तो लिहाजा इस पूरी के अंदर आपने दोनों जगह पहले आपने 0.01 प्लेस करना है, फिर माइनस करके इस पूरी के अंदर दोनों में 0 प्लेस करना है। वही हमने किया है, या हम जो है वो एक और ब्रैकेट को लेके आए, करली ब्रैकेट को ले आए, ताकि आपको समझने में
और आसानी रहे। अब आगे क्या होने जा रहा है? अब जो है आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2000 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेसिकली जो टर्म है ये बहुत ही माइनर वैल्यू बन जाती है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 2000 को जो आप 0.1 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद फर्दर e की पावर लेने के बाद उससे फर्दर जब आप 2000 से डिवाइड करेंगे तो ये एक नेग्लिजिबल अमाउंट बनती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली हम 0 अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। तो लिहाजा ये दोनों टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी और उसके मुकाबले में ये टर्म्स बाकी रह जाएँगी क्योंकि ई रेज़्ड पर ये 2000 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखें ये सिचुएशन आई है, इधर ई रेज़ पर -20 ई रेज़ पर -40 है और इधर ई रेज़ पर 0 ई रेज़ पर 0 और ई रेज़्ड पर 0 जो है वो 1 के इक्वल है और ई रेज़ पर -20 जो है ये तकरीबन आप कहें कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट है जिसको हम ऑलमोस्ट ज़ीरो तस्वर करना शुरू करते हैं। तो लिहाज़ा ये वाली टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी, ठीक है? ये इधर वाली टर्म्स ख़त्म हो गई हैं और राइट साइड वाली टर्म्स जो है वो 1 बाय -2000 एंड 1 बाय -4000 आ गई हैं। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हुए बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, मोस्टली मैं 80% स्टूडेंट्स को देखा है कि वो यहाँ पे सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने बहुत एहतियात के साथ जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ को मल्टीप्लिकेशन को देखना है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी इसमें गलती करेंगे, लिखते हुए बेहतियाती करेंगे तो एंड पे आपका आंसर जो है वो बिल्कुल उलट आ सकता है। ठीक है? तो लिहाजा आप देखें किस तरह से इस इक्वेशन के अंदर खुद से नेगेटिव मौजूद था, फिर आपको नेगेटिव के साथ मज़ीद नेगेटिव को लाना कैसे, आप देखें किस एहतियात के साथ आपने करना है, ठीक है? तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1/-2000 और ये -1/-4000 और बाहर फिर माइनस है, इस माइनस को आपने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ मैं इसको दोबारा से ले आया हूँ ताकि बड़ी एहतियात के साथ आप देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? ये टर्म मैंने ख़त्म कर दिया है और यहाँ पे माइनस रह गया है, अगले स्टेप में क्या है, इस माइनस को मैं क्या करूँगा, अंदर बेसिकली मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो जो -2000 था ये +2000 हो जाएगा और ये -4000 भी +4000 हो जाएगा। ये माइनस मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों में से एक माइनस को ही मैं ख़त्म कर सकता था। ठीक है? तो अब इक्वेशन जो है वो और थोड़ी सिंपल हो गई है हमारे लिए। तो अब इसमें अगर आप इसमें इनको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने के बाद आप इसको फ्रैक्शन में ले आएँ। फ्रैक्शन में आप बेसिकली इस जो डिव जो सब्ट्रैक्शन है इसको मुकम्मल कर लें। तो सब्ट्रैक्शन को हमने मुकम्मल करके हम इस शेप में आ गए और इसमें मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मैंने उसको इस टर्म में लिख दिया है। तो अब हमारे पास एक तरफ 10⁻10 है और फिर इधर 10⁻⁴ है, हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये इकट्ठा कर लें तो 10⁻14 बन जाएगा, तो 2.5 और पाई भी साथ आ जाएगा। तो ये देखें जो है वो हमने यही किया है। यहाँ पे अगले स्टेप में आप देखें माइनस जो है वो माइनस पहले से आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻14 10⁻14 पाई। तो हम इसको अगर पाई की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो ये आंसर जो है 7.85 इंटू 10⁻14 जो है बेसिकली कूलम बनता है और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें 0.0785 तो हम 2 दर्जे इसको आप कम करके तो ये क्या बन जाएगा पीको कूलम। तो ये देखें हमें जो सिचुएशन दी गई थी हमने उसमें से चार्ज मालूम कर लिया है और इस चार्ज को मालूम करने की ट्रिक यही थी कि हमें सबसे पहले चार्ज डेंसिटी मालूम हो, नंबर 2 क्या हमें पता हो कि हमने कौन से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना है और ये हमें सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल या इधर रेक्टेंगुलर कौन सी शेप है उसके हिसाब से आपने फार्मूले को चूज करना है, वहाँ वैल्यूज पुट करनी है और आपने एक एक करके तीनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। इस तरह से आप जो है चार्ज मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल इनसाइट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।